चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपका न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो क्या इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो सरफेस केमिस्ट्री है ये तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और ये ऐसे रिएक्शन या फेनोमेनन के बारे में बात करता है जो सरफेस पर होता है। अब सरफेस चाहे जिसका हो, किसी मेटल का हो, किसी ओपन कंटेनर का हो, लेकिन कोई भी रिएक्शन और फेनोमेनन उसके सरफेस पर ही होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री the branch of physical chemistry the branch of physical chemistry which deals the branch of physical chemistry which deals with reaction oblique phenomenon which deals with reaction oblique phenomenon taking place at the surface is known as surface chemistry सिंपल एग्जांपल है। अब देखिए इसमें हमें किस किस टॉपिक पर फोकस करना है। वो केवल 3 ही टॉपिक ऐसा है जो इसके बारे में फोकस करना और पूरा डेप्थ में पढ़ना है। ये आपके अगर आप जेई और मेडिकल की पर्पस से बात करते हैं तो ये भी पूरा आपका एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। एक बार एग्ज़ाम से पहले रीडिंग लगाकर जाना बहुत ही कंपलसरी है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है उसमें क्या है, वो एडजॉर्प्शन। जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरा डेप्थ में वो क्या रहेगा, एडजॉर्प्शन। जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो रहेगा कोलाइड्स, और जो तीसरा हम पढ़ेंगे ये रहेगा कैटालिसिस। ये 3 टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे। हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एडजॉर्प्शन। द फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज एडजॉर्प्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले समझो। द फेनोमेनन of higher concentration of gas or liquid at surface of solid or liquid in comparison to bulk is called adsorption. अब पहले हम समझते हैं कि हमने इसका डिफिनीशन में क्या लिखा। एक बार आप इसको पढ़िए, फिर मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स डिफिनीशन।
क्या हम लिखे हैं कि द फेनोमेनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन कंपैरिजन टू बल्क। मतलब जिस भी सरफेस पर हमारा सॉलिड और लिक्विड ज़्यादा हो लेकिन वो सरफेस उससे भी ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए हम क्या किए, एक हम चौक लिए। आपको पता है पहले ब्लैक बोर्ड था, एक वाइट चौक, अगर उस पर हमने अगर एक ड्रॉप इंक डाला तो क्या हुआ, वो जो इंक है वो चौक के सरफेस पर स्प्रेड करता है, वो चौक के अंदर एब्जॉर्व नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक चौक के ऊपर आप अगर एक इंक ड्रॉप दोगे तो वो चौक के सरफेस पर स्प्रेड करेगा, वो चौक के अंदर एब्जॉर्व नहीं होगा। तो जो एब्जॉर्व नहीं होता है, केवल स्प्रेड होता है, उसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास कोई चारकोल है, उसके अगर सरफेस पर आपने गैस पास किया तो वो गैस चारकोल के अंदर एब्जॉर्व नहीं होगा। द गैस विल नॉट बी एब्जॉर्व्ड इनसाइड द चारकोल but it will spread on the surface of charcoal. The example of adsorption. आप अपने बॉडी में डिओड्रेंट स्प्रे करते हो तो वो डिओड्रेंट आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्व नहीं होता है, वो केवल आपके स्किन के सरफेस पर स्प्रेड होता है। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। आया समझ में? चलो कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। The first example, adsorption of ink, adsorption of ink on the surface of chalk, adsorption of ink on the surface of chalk। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल की एडजॉर्प्शन of colored substance, adsorption of colored substance from sugar solution, by animal charcoal, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। तो ये हमारे सब के सब क्या हो गए एग्जाम्पल। अब हमें ये पढ़ना है कि एक्चुअली एडजॉर्प्शन कैसे होता है, क्यों नहीं वो एब्जॉर्ब होता है, क्यों एडजॉर्ब होता है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक की जा रहे हैं बात करने वो रहेगा कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। हम जा रहे हैं इसकी बात करने, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे ये होता है। आइए देखिए ये क्या होता है कि पहले आप समझो होता क्या है कि मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है, आप सिंपल समझ लेना। सपोज मान लो कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ऊपर हमने एक सब्सटेंस दिया जो इस पर जाके स्प्रेड हो गया, इसके अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ।
तो जो बाहर स्प्रेड हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD। और जो अंदर घुस जाता है, यहाँ तो एंट्री नहीं करेगा, जो अंदर घुस जाता है इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। हम बात कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है और एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका अगर एक सब्सटेंस है, तो इसके ऊपर कुछ फ्री वैलेंसीज होते हैं। क्या होते हैं? इसके ऊपर कुछ फ्री वैलेंसी होते हैं। और जैसे बाहर से कोई भी सब्सटेंस आता है तो वो क्या करता है? वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। वो क्या करता है? इसके साथ बॉन्ड बना के, और ये जो आउटर सब्सटेंस है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और यही जो बॉन्ड बनाता है, तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर के लेयर पर स्प्रेड हो चुके हैं, अब ये फर्दर अंदर नहीं जाएंगे ना ही बाहर जाएंगे। क्योंकि अगर अंदर चले गए तो इसे हम क्या बोल देंगे? एब्जॉर्प्शन। और अगर बाहर चले गए तो क्या बोलेंगे? डी एडजॉर्प्शन। और अगर सरफेस पर रुक गया तो क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। तो समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फिर से, जब भी हमारा बाहर से कोई सब्सटेंस आता है तो सरफेस के ऊपर हमारा फ्री वैलेंसी होता है, जो उनके साथ बॉन्ड बना के एक स्टेबल जोन क्रिएट कर देता है। तो हमारा सब्सटेंस क्या होता है? बाहर से आया और सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब देखिए, अब यही मान लीजिए कि अगर बॉन्ड वीक हो तो फिर से ये बाहर भाग जाएगा, फिर से बाहर भाग जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डी एडजॉर्प्शन। और अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक अगर अंदर चला गया तो क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखिए क्या होता है। molecules molecules present in the bulk of substance molecule present in the bulk of substance have all valency satisfying by other molecule, have all valency satisfied by other molecules, but molecules present at the surface have some unbalanced force, or you can say unsatisfied valency. So in order to satisfy that unbalanced force molecules of surface, they have higher tendency to form bond. With other molecules. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडजॉर्ब, ADSORB, एडजॉर्ब
other substance on their surface, on their surface। तो यही हमारा व्हाट इज द कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ये होता है। अब इसमें कुछ जनरल टर्म्स हैं जो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे सबसे हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल टर्म used in adsorption। एडजॉर्प्शन में हमारा जनरल टर्म क्या क्या यूज़ होता है। जनरल टर्म्स मीन्स जो हम टर्म यूज़ करेंगे, जो फेनोमेनन यूज़ करेंगे, उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम बोल दिए कॉमन सॉल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि हम NaCl के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर दिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक्वस एमोनिया। इसी तरह से कुछ कॉमन टर्म्स हैं, अगर वो हम नाम ले लिए तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट और व्हाट आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग दैट टॉपिक। फर्स्ट आपका होता है एडसॉर्बेट, ADSORBATE। वी से दिस एज एडसॉर्बेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि सब्सटेंस which is adsorbing on the surface, substance which is adsorbing on the surface of substance, on the surface of substance oblique molecule is called adsorbate, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ये IN की इंक जो आप चौक पर गिराते हो, या गैस, या आपका कलर्ड सब्सटेंस, या आपका क्या हो गया कलर्ड सब्सटेंस, या आपका क्या हो गया मॉइस्चर। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडसॉर्बेट। अगर दूसरा हम बात करते हैं टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, दैट इज एडसॉर्बेंट। द नेक्स्ट वन। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि सब्सटेंस ऑन द surface of which adsorption takes place, is known as adsorbent। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट। जैसे अगर हम बात किए चॉक, हम बात किए चारकोल, हमने बात किया सिलिका जेल, ये सारा एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा। एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ऑफ एडसॉर्बेंट, चॉइस करना होगा। या नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आपका एनिमल चारकोल, एसेट्रा। अब देखो समझो अब क्या हुआ। जैसे मान लो ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। इस पर आके आपका बाहर के कोई मॉलिक्यूल्स आके इस पर अटैच कर रहा है, तो ये जो सरफेस है इसी को क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट सरफेस। मतलब जो बाउंड्री है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट सरफेस, जो मेरे पास बाउंड्री है। आया समझ में? चलिए अगला हम बात करते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन।
नेक्स्ट जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू फोकस इज एब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन all over the substance. Phenomenon of uniform concentration all over the substance is called absorption. सही बात है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप क्या करो, एक स्पंज पर वाटर गिरा दो तो क्या होता है, जो वाटर है वो पूरे स्पंज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब वो वाटर स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जैसे कोई आपका अगर एक आपके पास हैंकरचिफ है, उसको आप अगर एक बकेट ऑफ वाटर में डाल दो तो क्या होगा, हैंकरचिफ जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो पूरे उसके एरिया में यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जाए, सरफेस पर जाए तो एडजॉर्प्शन, जो अंदर जाए एब्जॉर्प्शन। याद रखना, एग्जांपल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज। नेक्स्ट जो आता है टर्म हमारा वो है व्हाट इज सॉर्प्शन, SORPTION। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपका एडजॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ प्लेस, बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, तब जाके होता है हमारा सॉर्प्शन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपका एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, जब आपका एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन both are taking place simultaneously, then we call this term as sorption। फिर इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, कॉटन फाइबर। एग्जाम्पल हो जाता है हमारा कॉटन फाइबर। आपको बेटा एग्जाम्पल तो याद होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉटन फाइबर। आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि कैसे कैसे ये होता है। देखो, जैसे ये आपका अगर एक सरफेस है, इस पर अगर मान लीजिए पूरे जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आया वो केवल बाहर के सरफेस में ही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। दूसरा, अगर ये मॉलिक्यूल, अगर ये एक आपका सब्सटेंस है जो बाहर से मॉलिक्यूल्स है वो पूरा के पूरा अंदर चला गया, वो पूरा के पूरे सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब। इसको हम बोलेंगे एब, ABSORPTION। देख रहे हो ना, ये एब, ये एड। अब मान लो कि अगर ये सब्सटेंस है, आपने मॉलिक्यूल्स दिया, अब मॉलिक्यूल्स आपके बाहर भी आ गए हैं और साथ में बेटा अंदर भी चला गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सॉर्प्शन, SORPTION। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया कैसे होता है। चलिए अगला जो हम टर्म्स की बात करेंगे बेटा वो रहेगा डीसॉर्प्शन।
ये रहेगा डिसॉर्प्शन। तो ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ adsorbate from the surface of removal of adsorbate from the surface of adsorbent is called desorption. और ये जो होता है, किसी सब्सटेंस को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फ्री वैलेंसी है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब वही बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिसॉर्प्शन है, इट जनरली, हम नॉट बोले ऑलवेज, इट जनरली टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये जनरली हाई टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारा वो है ओक्लूजन। नेक्स्ट टर्म इज ओक्लूजन। ये भी एक तरह का क्या है? एडजॉर्प्शन है। जो क्या होता है, किसी मेटल सरफेस के ऊपर अगर गैस एडजॉर्ब किया, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं, हमने क्या बोला, किसी मेटल सरफेस के ऊपर अगर गैस ने एडजॉर्ब किया, मतलब अंदर नहीं गया, केवल सरफेस पर ही बॉन्ड बनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओक्लूजन। क्या हम इसको बोलेंगे? ओक्लूजन। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ adsorption. It is a type of adsorption which is especially used for adsorption of gas on the surface of metal. इसी को हम क्या बोलते हैं? ओक्लूजन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? हम एक टेबल बना लेते हैं। पहला में हम लिख देते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरा में लिख देते हैं हम एडजॉर्प्शन। वर्ड का अगर आपने प्रोनाउंसिएशन सीख लिया फिर आपको कोई दिक्कत। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज एडजॉर्प्शन। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका एब्जॉर्प्शन है ये आपका बल्क फेनोमेनन है। दिस इज योर बल्क फेनोमेनन। और जो आपका एडजॉर्प्शन है ये केवल सरफेस पे होता है, तो इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन। दिस वी से एज सरफेस फेनोमेनन। सेकेंड, adsorption takes place at uniform rate.
टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट। ये यूनिफॉर्म रेट पर होता है, लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होता है ये क्या होता है, स्टार्टिंग में फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो व्हाट आई कैन राइट अबाउट एड्जॉर्प्शन कि इट इज फास्ट इन द बिगिनिंग, it is fast in the beginning and slow down as time progress। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है उसका क्या होता है, इसका रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने कि क्या होता है इसमें, कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर, concentration of substance is higher in the bulk, concentration of substance is higher in the bulk as compared to surface, as compared to surface। लेकिन इसमें क्या होता है कि concentration of substance concentration of substance is higher at surface, is higher at surface in bulk as compared to surface, as compared to surface। तो पहला में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर इन बल्क एज कंपेयर टू सरफेस। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर एट द सरफेस, वो सरफेस पर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सरफेस। अब इसमें आपका एक आता है थर्मोडायनामिक्स का एक प्रॉपर्टी आता है, जो आप तो पढ़े हो ऑलरेडी, लेकिन हम इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। thermodynamics of adsorption। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन की हम जा रहे हैं आपको बात करना। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, एंथैल्पी। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो हम ये कह रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब अगर एडसॉर्प्शन हो रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपके सरफेस हैं इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स है, सरफेस का जो फ्री वैलेंसी है और मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड हो गए हैं। बॉन्ड हो गए मतलब क्या हुआ, ये दोनों स्टेबल हो गए। जब स्टेबल हो गए तो हीट रिलीज होगा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लेस देन जीरो। क्योंकि अगर हीट जीरो से बड़ा हो गया तो वो हमारा परफेक्ट एडसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन एडसॉर्प्शन का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आउटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो हम सरफेस दिए हैं उस पर वो परफेक्टली स्प्रेड हो गए, मतलब बॉन्ड बना लिए, मतलब स्टेबल हो गए।
तो जब स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली डेल एच क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव। और जब डेल एच लेस देन ज़ीरो हो गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आया समझ में? चलिए दूसरा हम बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। ये क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन? अब देखो सिंपल लॉजिक ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स में एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आपका सरफेस है उसके बाहर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सपोज मान लो कि सरफेस के बाहर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा थोड़े ना है कि जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 के 100 ही स्प्रेड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स को स्प्रेड किया जिसमें से 10 मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए, या 20 हो गए, या 40 हो गए, लेकिन 100 के 100 तो नहीं हो सकते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर स्प्रेडिंग और विच आर एडजॉर्ब, जब वो डिक्रीज हो रहा है, और आपको हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जैसे जैसे मोल बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स को छोड़ा तो केवल 10 मॉलिक्यूल्स एडजॉर्प्शन में पार्ट लेंगे, 20 मॉलिक्यूल्स एडजॉर्प्शन में पार्ट लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एज ए रिजल्ट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो कि अगर आपने स्कूल में 8 रोटी लेके गया, तो 8 रोटी आप थोड़े ना खाओगे, आपके फ्रेंड्स भी तो हैं। तो 8 रोटी में से अगर आपने 5 खाया तो भाई जितना मॉलिक्यूल्स था उससे तो कम ही खाएं। वही हाल इसमें होता है कि आपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स फेंका तो ऐसा नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए, कुछ बाहर चले गए और कुछ पार्ट स्प्रेड हो गए। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, तो हमारा ओवरऑल एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज। तीसरा हम बात करते हैं फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडसॉर्प्शन। तीसरा हम बात करेंगे फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडसॉर्प्शन। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एडसॉर्प्शन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, करवाए थे, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब डेल जी एडजॉर्ब, डेल एस एडजॉर्ब, टी डेल एस एडजॉर्ब, ये फार्मूला होता है, जिसमें आपको हमने डेल जी में 3 केस सिखाया था कि अगर डेल जी इज़ लेस देन ज़ीरो, प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी 0 से बड़ा हो गया, प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। रिवाइज योर चैप्टर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगर डेल जी इज इक्वल टू 0, आई से दिस इज एट इक्विलिब्रियम। इसको हम शुरू क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आया समझ में? चलिए ये हमारा हो गया रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स का जो इफेक्ट होता है एडसॉर्प्शन पर। नेक्स्ट, इसका अभी एक और वर्जन है कि हम बात करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, डेल जी बराबर 0। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो ये फर्दर इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 बराबर
डेल एच एडजॉर्प्शन माइनस टी डेल एस एडजॉर्प्शन। अब यहाँ से अगर हम टी निकालें तो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी विल बी इक्वल टू डेल एच एडजॉर्प्शन डिवाइडेड बाय डेल एस एडजॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो टी है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या इसको बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसमें भी दो केस, इसमें भी आपका बेटा दो केस आएगा। पहला केस कि जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी ऑप्टिमम, तब हम क्या बोलेंगे, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिस पर हमारा क्या होता है, जिस पर हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बड़ा है और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, छोटा हो गया, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और दूसरा, जब टेम्परेचर अगर छोटा हो जाए टेम्परेचर ऑप्टिमम से, तो आप क्या देख रहे हो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बड़ा हो गया, यानी रिएक्शन विल स्टार्ट, एडजॉर्प्शन विल स्टार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाइएगा। फिर से आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आपने डेल जी बराबर 0 एट इक्विलिब्रियम पर पुट किया तो टेम्परेचर ऑप्टिमम आ गया डेल एच एडजॉर्प्शन बाई डेल एस एडजॉर्प्शन। इसमें अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर की वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर का वैल्यू अगर ऑप्टिमम से बड़ा हो गया तो प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम के बराबर होना चाहिए, तभी तो जाके आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर छोटा हो गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑलरेडी सफिशिएंट है हमारे कंडीशन में एडजॉर्प्शन कराने के लिए, तो ये हो गया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसके बाद अब ये आपका क्वेश्चन जेई और मेडिकल में आया हुआ है। अगला जो हम पढ़ाएंगे, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन योर जेई एंड नेट। जेई और मेडिकल में ये पूछा गया है। पहला क्या पूछा गया आपका, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को हम क्लासिफाई करते हैं। एडजॉर्प्शन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। द फर्स्ट वन आई से एज फिजिकल एडजॉर्प्शन and the second one I say as chemical adsorption. Second one I say as chemical adsorption. First one is physical and second one is chemical adsorption. अब हम कैसे इनको पता करेंगे कौन क्या है कौन नहीं है। अब देखिए, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पहले आप ध्यान से समझो हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद से आपको तो याद ही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपका ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स आकर इस पर अटैक कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन का, मतलब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्प्रेड हो गए। अगर ये सपोज ये ए है और ये बी है, बी हमारा सरफेस है और ए हमारा मॉलिक्यूल्स है जो एडजॉर्ब कर रहा है। अगर ए एंड बी के बीच जो हमारा बॉन्ड बना है ये दो तरह का हो सकता है, चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो या वीक बॉन्ड हो, चाहे आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फिजिकल वो होता है जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स।
और केमिकल वो होता है जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन आर दोज एड्जॉर्प्शन इन विच, सुनो क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आर दोज एड्जॉर्प्शन इन विच adsorbate and adsorbent are held together by physical forces, that is van der Waal force of attraction. Chemical adsorption is that process in which adsorbent and adsorbate are held together by a strong chemical force. हम फिर से बोलते हैं, आप लोग लिखिए, physical adsorption are those adsorption in which adsorbent as well as adsorbate they are held together by weak force of attraction like van der Waal force. Chemical adsorption is that adsorption in which adsorbate as well as adsorbent they are held together by a strong chemical force or a strong force of attraction. आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ध्यान से बेटा पढ़िएगा, इसमें जेई पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन पर क्या डिफरेंस है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। अभी आपको तो सबसे पहला हम क्या कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स, इसमें होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स। सेकंड, जब फिजिकल में वीक है तो ये कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन केमिकल तो स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, तो केमिकल इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ये हो जाता है इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक मल्टी लेयर फेनोमेनन है, फिजिकल इज मल्टी लेयर्ड फेनोमेनन, ये एक मल्टी लेयर्ड फेनोमेनन है। और जो केमिकल है ये है मोनो लेयर्ड फेनोमेनन, दिस इज मोनो लेयर्ड फेनोमेनन। मतलब फिजिकल का जो एड्जॉर्प्शन होता है ये बार बार एक के ऊपर एक हो जाता है, लेकिन केमिकल का एक बार में एक ही लेयर बनता है, क्योंकि ये केमिकली स्ट्रॉन्ग है ना, फिर बार बार लेयर नहीं बनता। जैसे आपको एक हम छोटे डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। अब इस पर जो पहला मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आ गया, इस पर जो पहला मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आ गया, हमने एक्स एक ऊपर से मॉलिक्यूल्स दिया, ये हमारा ए बी सरफेस पर आके बॉन्ड बना लिया। तो ए और एक्स के बीच में जो ये बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स। फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स भी आके इस एक्स पर बॉन्ड बना सकता है,
तो अब एक्स एक्स के बीच का जो फोर्स है ये भी क्या है, वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल में हमारा क्या हो रहा है बेटा, ये मल्टी लेयर बन रहा है। यही हम बात करें केमिकल में कि मान लीजिए कि अगर हमारा ये कोई सरफेस है ए बी, अगर इस पर हमारा ये अगर पहला मॉलिक्यूल आ रहा है एक्स एक्स एक्स, तो अब ये जो ए और एक्स के बीच में जो फोर्स है ये हो गया केमिकल बॉन्ड या केमिकली स्ट्रॉन्ग, केमिकल बॉन्ड फोर्स है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब अगर आपने इसके ऊपर फिर से वही सेम मॉलिक्यूल्स ला के दिया, तो अब ये एक्स और एक्स का जो बीच में बॉन्ड हो जाएगा ये हो जाएगा वैंडर वाल फोर्स। मतलब पहला जो लेयर बना एक्स वर्सेस ए बी, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मतलब केमिकल था, और इसके ऊपर जब बना एक्स एक्स तो ये बन गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। यही रीज़न है कि केमिकल में केवल मोनो लेयर, एक लेयर बनता है, लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसमें मल्टी लेयर बनता है, और हर बार जो इनका फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो इजीली टूट जाएगा। इसीलिए हमने फिजिकल को क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल में तो इनका जो पहला लेयर है दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसको तोड़ना एट रूम टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको याद हो गया कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल वेयर एज केमिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इनकी बात करने। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। पहला क्या है आपका, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ गैसेस हैं जो बहुत ईजिली लिक्विफाई हो जाते हैं, जैसे अमोनिया, एक्वस आप पढ़े हो, CO2 जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं, SO2 जो इमीडिएट वाटर में डिज़ोल्व होके SO3 या H2SO4 का एसिड बनाते हैं। अब इनका क्या होता है, इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है एड्जॉर्प्शन दिखाने का एज कम्पेयर टू दोज गैसेस जो नॉन लिक्विफाई है, जैसे H2N2। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण गैस अपना फेस वेपर से लिक्विड में चेंज कर लेता है। तो पहला हम इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ईजिली लिक्विफाइएबल गैस have more tendency for adsorption, has more tendency for adsorption as compared to non-liquefiable gas।
अब लिक्विफिएबल गैस कौन कौन सा होता है, अगर इनकी हम बात करें तो लिक्विफिएबल गैस कौन कौन सा होता है, ये आपको होता है NH3, CO2, SO2। ये सब गैस इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं, मीन्स दे कैन चेंज देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और नॉन लिक्विफिएबल गैस क्या होते हैं, जैसे आपका H2N2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि NH3 का एडजॉर्प्शन टेंडेंसी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H2। तो ये पहला फैक्टर है रिगार्डिंग एडजॉर्बेंट। अगर हम दूसरा फैक्टर की बात करें वो क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट की हम बात करें तो क्या होता है, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको फाइनली डिवाइड छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दोगे तो क्या होती है, उनका ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एडजॉर्बर। मतलब हम क्या बोलेंगे कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स दे हैव मोर पावरफुल एडजॉर्बर एज कंपेयर टू द मैसिव फॉर्म, एज कंपेयर टू मैसिव फॉर्म। सेकेंड हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपका कि फाइनली डिवाइडेड adsorbent, finally divided adsorbent is more powerful, adsorber, is more powerful adsorber in comparison to massive form, in comparison to massive form। जैसे हम क्या बोल सकते हैं इसका कि एक्टिवेटेड चारकोल इज बेटर एडजॉर्बेंट देन नॉर्मल चारकोल। आई कैन से द एग्जाम्पल में क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है it is better than adsorbent, it is better adsorbent than charcoal। ये चारकोल से ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम थर्ड बात कर रहे हैं ये आपका हो गया इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे हम पहला बात करेंगे physical adsorption। The first I am going to focus for physical adsorption। पहला हम बात करेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन। अब देखिए क्या होता है, अभी आपको हम सिखाए थे कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है इनका जो मॉलिक्यूल्स हैं और जिस सरफेस पर इनको एड्जॉर्ब कराना है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करते जाएगा। अगर समझ हम क्या बोले हम, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस डिक्रीज करते जाएगा। वाई? बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस इज वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अगर इनकी हम ग्राफ की बात करें, हम लिखते हैं x/m वर्सेस टेम्परेचर। ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको पता है ये तो हो गया टेम्परेचर। x/m क्या होता है, जिसमें हम x को क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं मास ऑफ, x को हम बोलते हैं मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड, m को हम बोलते हैं मास ऑफ एडसॉर्बेंट, और x/m को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्लियर है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको एकदम फॉलो करेंगे और जो जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, जब भी आप वीडियो देखें नोट्स ज़रूर बनाएं। परफेक्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप नोट्स बनाओगे तभी आपको रिवाइज करने में मज़ा आएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप 40, 50, 60, 70, 80 वीडियो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है हार्ड कॉपी में, तो आप उसको 1 या 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ये हो गया हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने कि यही इफ़ेक्ट हमारे केमिकल एड्सॉर्प्शन पर क्या होगा। यही इफ़ेक्ट हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा। अब देखो, अगर हम केमिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, कि जो स्टार्टिंग का जो लेयर बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बाद में क्या होता है कि इनका वीक हो जाता है। क्योंकि अभी आपको हम सिखाए थे यहाँ पर कि जो पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो केमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, बाद में वैन वाल फोर्स। मतलब अगर हम केमिकल की बात करें तो इनका नेचर कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये x/m है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ये हमारा हो गया टेम्परेचर। ये स्टार्टिंग में ऐसे बढ़ेगा और बाद में ऐसे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बाद में जब फिर इसके ऊपर लेयर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारा हो गया इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। अब इसी में जो हमारा एक टर्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक ये भी टर्म आता है। तो इसमें क्या होती है पहले समझो। ये होता है वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन at constant temperature with respect to pressure. With respect to pressure is called adsorption isotherm, is called
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सिंपल आपका डिफिनीशन है कि जो भी हमारा एडजॉर्प्शंस का वेरिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वी से एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए, अब इसी को और डेप्थ में समझने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा पहले ज़माने में बहुत टेढ़ा होता था, फ्रेंडोलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उनका नाम था फ्रेंडोलिच, जिन्होंने इसके बारे में डेप्थ स्टडी किया था, उसके बाद चल बसे थे, दुनिया से नहीं इस थ्योरी से चल बसे थे। तो अगला हम बात करते हैं फ्रेंडोलिच एडजॉर्प्शन, फ्रेंडोलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 अलग अलग प्रेशर पर, क्योंकि अभी आपको हम लिखवाए थे ना कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, 3 अलग अलग प्रेशर पर इन्होंने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, जहां पर इन्होंने क्या किया था, किसी गैस को सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्ब करा रहे थे। हम क्या बोल रहे, सुनो फिर से, फ्रेंडोलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर इन्होंने प्रेशर को चेंज करके द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस के बारे में स्टडी किया था, और इन्होंने 3 अलग अलग टेम्परेचर पर इसका रीडिंग दिया था। फर्स्ट इन्होंने लिया था एट लो टेम्परेचर, सेकेंड लिया था एट मॉडरेट टेम्परेचर, और थर्ड लिया था एट हाई टेम्परेचर। लेकिन उसके बाद भी ये फेल हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने एट हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। ये केवल लो एंड मॉडरेट प्रेशर पर ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शंस का आइडिया दे पाए, हाई टेम्परेचर पर नहीं दे पाए, तो इनका भी थ्योरी लास्ट में जाकर फेल हो गया था। आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं? चलो, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इनका थ्योरी क्या था, इनका ग्राफ क्या था, कैसे इन्होंने क्या क्या चीज़ लिखा, पहले हम वो सब बातें करेंगे। चलिए हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कि पहले इन्होंने क्या किया, एक लाइन लिख लेते हैं। He studied the extent of adsorption. He studied the extent of adsorption of gases on solid surface. And gave following observation। फिर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जिसको हम डिनोट करते हैं x/m, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब प्रेशर। कब? एट लो प्रेशर।
एट लो प्रेशर। और जो इसका ग्राफ का नेचर था वो आया था स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो ग्राफ का नेचर आया था बेटा वो था आपका स्ट्रेट लाइन। जो इन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने क्या देखा था कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है x बाई एम, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का पावर 1 बाई एन। प्रेशर का पावर 1 बाई एन, जहाँ पर आपका n कोई इंटीजर है। n क्या है? n आपका कोई एक इंटीजर है। और दिस इज़ वैलिड फॉर मॉडरेट प्रेशर। ये मॉडरेट प्रेशर के लिए ही एलिजिबल था, फॉर मॉडरेट प्रेशर। अब इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका ग्राफ प्लॉट किया था। अब जब इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो फिर इसका उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो ग्राफ क्या हुआ इसका, देखो, जब हम ग्राफ सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट देंगे, सबको पता है। तो x बाई एम को हम लिख दिए k p का पावर 1 बाई एन। अब पावर को हटाने के लिए मेरे पास एक ही लॉजिक है, हम हर जगह लॉग लगा दें। क्या लगा दें? लॉग। हम लॉग लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ k p का पावर 1 बाई एन। सॉल्व करने पर क्या आएगा, लॉग ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1 बाई n इंटू लॉग ऑफ p। जब इनको ये इक्वेशन मिल गया, अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट हमें दिख रहा है। इन्होंने ग्राफ को प्लॉट कर दिया लॉग ऑफ x बाई एम वर्सेस लॉग ऑफ p। इसके अलोंग उसने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने बाद क्या देख रहा है कि ये हमारा बन गया y, ये x, ये m और ये c। अब हम देख रहे हैं कि हमारा c पॉजिटिव है और c इंटरसेप्ट है, मतलब हम c को कुछ यहाँ ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा वैल्यू हो गया लॉग k विच इज़ इक्वल टू c। अब आप क्या देख रहे हो कि दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और आपका स्लोप प्लस 1 बाई एन पॉजिटिव, मतलब ये लाइन जाएगा ऊपर। ये लाइन कहाँ जाएगा? ऊपर। और यही जो आपका एंगल बनेगा थीटा, यही क्या है, दिस इज स्लोप एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन। ये स्लोप है और ये किसके बराबर है? 1 बाई एन। तो यही इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद इन्होंने जो तीसरा कंडीशन लिया था जिसके कारण इनका थ्योरी फेल हो गया था, वो था एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर। तो इस पर क्या देखा गया था कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन था इट वाज इक्वल टू प्रेशर रेज टू पावर 0। और आपको पता है कुछ एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी इसको हम क्या बोल सकते थे कि x बाई एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और यही था कंडीशन जिसके कारण क्या हो गया, वो फेल हो गए। तो व्हाट इज द
लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडोलिच थ्योरी कि ही could not explain the extent of adsorption कब? at high pressure। ठीक, तो अब देखिए इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर आपका x/m इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1, तो ये हो गया कंडीशन एट लो प्रेशर। x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n, दिस इज द कंडीशन फॉर मॉडरेट प्रेशर। और अगर x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0, कंडीशन एट हाई प्रेशर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो लिख देगा आपका कि x/m इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर n। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर लो प्रेशर? तो क्या लिखोगे? n बराबर 1। दूसरा, वैल्यू ऑफ n एट मॉडरेट प्रेशर, तो क्या लिखोगे? n बराबर 1/n। तीसरा, वैल्यू ऑफ n एट हाई प्रेशर, तो क्या लिखोगे? n बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात ये करेंगे कि इनका एप्लीकेशंस क्या क्या था। व्हाट वेयर द एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन? कुछ इनके एप्लीकेशंस हैं, आइए हम बात करते हैं इनके। एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। फर्स्ट इसका एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक चारकोल लिया, ठीक है। अब उस चारकोल में जो भी आपके ट्रेसेस ऑफ एयर हैं वो क्या होते हैं? बाहर के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाकर वो ट्रैप हो जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर के मॉलिक्यूल से वो बॉन्ड बनाकर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब ट्रैप हो गए तो क्या हुआ? अब उसमें जो भी एयर रिमेनिंग था वो सारे के सारे ट्रैप हो गए और जो आपका चारकोल का सिस्टम है वो क्या हो गया? हाईली वैक्यूम। दूसरा हम बात करते हैं, इसको हम गैस मास्क के लिए भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस एज गैस मास्क। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैस मास्क? गैस मास्क एक वो डिवाइस है जिसके पास एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जिसके पास क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल होता है। और आपको पता है कि एक्टिवेटेड चारकोल वर्क्स एज ए वेरी गुड एडसॉर्प्शन, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस। वी यूज़ गैस मास्क फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस बिकॉज गैस मास्क हैज़ ए वेरी गुड प्रॉपर्टी टू एडसॉर्ब द पॉइजनस गैस। तो इसको हम गैस मास्क में भी यूज़ करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो हम इसको यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। वी यूज़ दिस फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। मतलब अब देखिए, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए हम सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल का यूज़ करते हैं।
सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल को। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सिस्टम से रिमूव कर देते हैं और वहाँ के सिस्टम को क्या कर देंगे? ह्यूमिडिटी कर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल, याद रखिएगा एग्जाम्पल, सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल, दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट, और ये क्या करते हैं कि आपके सराउंडिंग से मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, they are used as heterogeneous catalyst. They are used as heterogeneous catalyst. हम इसको heterogeneous catalyst के तौर पर भी यूज़ करते हैं। क्यों? अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, ज़रा आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास एक एल्कीन है और अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं H2 गैस से, तो अब क्या देख रहे हो कि ये भी एल्कीन गैस फॉर्म में, ये भी एल्कीन गैस फॉर्म में, तो इन दोनों का जो रिएक्शन होगा तो और तो गैस फैल जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन जो हमारा एल्कीन है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2 से, लेकिन हम यहाँ अगर एक कैटलिस्ट ले लिए निकल, तो अब क्या देख रहे हो कि ये जो H2 है चाहे ये जो एल्कीन है, बोथ आर गैस, और निकिल क्या है? सॉलिड, मतलब देयर इज चेंज ऑफ फेस। तब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन इस निकल पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब इस हाइड्रोजन का अब मूवमेंट कम हो जाएगा और फर्दर ये आपको अटैक करेगा एल्कीन पर एंड दिस विल कन्वर्ट टू एल्केन। तो हमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का क्या यूज़ है? फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ वन गैसेस सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्ट इन ए प्रेडिक्टेड मैनर। अगला इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आई यूज़ दिस एज फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। ये तो आप बेटा मेटलर्जी में पढ़े थे इसको कि इसकी फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए होता है, जहाँ हम क्या करते हैं, हम सल्फाइड ओर को पहले कंसंट्रेट करते हैं और बाद में इसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिका, सो दैट इसमें हमारा फर्दर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो और जो भी हमें मेटल या क्रूड मेटल मिले इट शुड हैव एटलीस्ट 95% प्यूरिटी। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पाइन ऑयल। फॉर दिस आई यूज़ पाइन ऑयल। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी आता है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर separation of inert gas with the help of adsorption. We use this for separation of inert gas. हम इसको और यूज़ करेंगे इन क्योरिंग डिजीज़, in curing disease. Next, I can use this for the process of adsorption indicator. नेक्स्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। I can use this for chromatographic analysis. आपको क्लास 11th ऑर्गेनिक में हमने ऑर्गेनिक का वीडियो सेंड किया है, उसमें हमने क्रोमेटोग्राफी को पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि इसका काम क्या होता है, प्यूरिफाई करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मिक्स हैं और उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो एक को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे को सेपरेट कर देगा। कंडीशन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट शुड बी नॉट सेम, इट शुड बी डिफरेंट। आया समझ में? चलिए, इसके बाद
जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है दैट विल बी योर कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रिगार्डिंग कैटालिसिस।